हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बिहार ज्योग्राफी एंड स्पेशली इन दैट वन फॉरेस्ट कैसा है और वेजिटेशन कैसा है बिहार का। इसके पहले बिहार की जो ज्योग्राफी है उसमें हमने नदियों के बारे में पढ़ लिया है, इसके फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ के रॉक टाइप कैसे हैं वो देख लिया है। साथ ही साथ बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आता है, पता है हमें बाढ़ आएगा फिर भी सरकार कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ हमारे मैन मेड कारण भी हैं, तो वो हमने सारा कुछ देख लिया है। प्लस बिहार में क्लाइमेट कैसा है वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। उसमें हमने देखा है कि बिहार में जो बारिश है वो किस साइड से आती है। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो दो भाग में स्प्लिट होता है, एक हमारा अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून हो जाता है, एक हमारा बे ऑफ बंगाल साइड। तो बिहार में हमने देखा था बे ऑफ बंगाल साइड से बारिश होता है। समर में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म के साथ नॉर्थ ईस्ट हमारा जो बिहार है वहाँ पे नॉर्थ चलता है नॉर्थ वेस्टर, और सेंट्रल बिहार प्लेन एंड वेस्टर्न पोर्शन ऑफ बिहार वहाँ चलता है लू। ठीक है, एक लोकल विंड होता है ये, तो ये हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन के पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपका जो पैटर्न चल रहा है ना एग्ज़ाम का, जो भी आप रिसेंट एग्ज़ाम देख रहे होंगे बिहार का, उसमें वो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पे अब नहीं जा रहे हैं, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे जा रहे हैं। यानी कि आपको एक टॉपिक को मल्टीपल टॉपिक से लिंक करना होगा। तो इसलिए अब बहुत ज़रूरी होगा कि हम जो भी पढ़ें उसको हम लिंक करें, सिर्फ फैक्चुअल डेटा से, बल्कि जो हमारा करंट में हैपनिंग में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उसमें क्या क्या स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, कोई इश्यूज़ हैं क्या, वो सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको देखना होगा। तो अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे बिहार का, तो बिहार का जो है बेसिकली हमें इसमें ये देखना होता है कि बिहार के अलग अलग रीजन्स में किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं, क्या वेजिटेशन है, कौन कौन से ऐसे लॉ है जो गवर्न करते हैं, कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो उसको देखने के पहले हम देखते हैं कि आखिर बिहार में फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कौन सा डिपार्टमेंट है वो हैंडल करता है। अगर उसके ब्रॉड फंक्शनिंग को हम जान जाएंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ को और अच्छे से देखने के लिए। तो बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है ना, या फिर फॉरेस्ट वेटलैंड्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये चीज़ें जो देखता है वो हमारा क्या है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेटलैंड के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, इन सारे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो आज का जो वीडियो है ना उसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट का, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ करना तो पॉसिबल है नहीं। और कुछ लोगों ने आपने कमेंट किया है कि बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ मैं, और क्योंकि देखिए एक ही इस हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो अभी है नहीं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से डिजिटल बोर्ड जल्दी आ जाएगा। तो मजबूरी है कि मुझे इस छोटे से डायग्राम में या बोर्ड में सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंगल वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आपको आसानी हो रिविजन करने में। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में। वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये हम देखेंगे अगले वीडियोस में। ये अभी हम सिर्फ बात करेंगे फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट को जानने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि फॉरेस्ट जो है वो आखिर होता क्या है, एक उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, प्लस पूरी दुनिया में कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ उनमें से बिहार एंड इंडिया कौन से रीजन में लाई करता है। तो देखिए, अगर आप जीएस में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पार्ट या ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो हर एक टॉपिक को एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग थ्योरीज दिया है। तो उसी के तहत फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो चैंपियन इन सेठ हमारे एक ज्योग्राफर हैं जिन्होंने एक क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे हमारे फॉरेस्ट को डिवाइड किया है 16 टाइप में। मेजरली 6 हैं, लेकिन उसको सब में मेजर एंड सब टाइप मिलाकर वो 16 हो जाते हैं। 16 टाइप्स ऑफ हमारे फॉरेस्ट हैं। तो पहले तो हमें ये देखना होता है कि फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज चल रहे हैं हमारे पूरे इंडिया लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कुछ टारगेट्स दिया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अलग अलग फोरम्स बनाते हैं, जैसे यूएनएफसीसी का हो गया, एजेंडा 21 हो गया। इन चीज़ों में एक हम तैयार करते हैं कि अगले आने वाले कुछ सालों में हम पूरे अर्थ का जो वेजिटेशन कवर है ना, फॉरेस्ट कवर, वो हम कैसे बढ़ाने वाले हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो फटाफट देखते हैं पहले कि अगर हम बात करें फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 तरीके से, और भी कई तरीके हैं लेकिन मेजरली 3 हैं। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया के बेसिस पे, जिस एरिया पे हमारा फॉरेस्ट है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, किसकी अथॉरिटी होगी। दूसरा होता है बेस्ड ऑन द रेनफॉल,
अलग अलग लैटिट्यूड पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, जो टेम्परेट हो गया, पोलर रीजन हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, अलग अलग हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके कारण रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट को। तीसरा हमारा होता है कि बेस्ड ऑन द कैनोपी डेंसिटी, यानी कि फॉरेस्ट का जो कवर है ना, वो कवर कितना घना है, ऊपर से जो हम देखते हैं फॉरेस्ट में कितना उसका डेंसली पॉपुलेटेड है वो, उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं तीनों को फटाफट। उसके बाद हम सीधा देखेंगे कि हमारे बिहार में क्लाइमेट को, बिहार में जो वेजिटेशन कवर है वो कौन सा है, प्लस कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल हैं जो सरकार को ये गाइडेंस देते हैं कि आप फॉरेस्ट के लिए काम करो। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारे लिए, एक कॉमन मैन के लिए एक गाइडेंस देता है, टॉर्च बेरर, कि हमें क्या करना चाहिए फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट में बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेड एरिया 3 तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक होता है हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, इन तीनों का होता क्या है बेसिकली, मतलब वो हमें थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एक बेस बन रही है। ये अगर पता होगा तो ही हम ज़्यादा समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि बिहार में वेजिटेशन कवर कैसा है। ठीक है, तो अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे स्ट्रिक्टली गवर्न करता है हमारा गवर्नमेंट, और वहाँ पे कोई भी पब्लिक अलाउ नहीं होता है ग्रेजिंग के लिए, कैटल रेयरिंग के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए अलाउ नहीं होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, हमारा एकदम रिजर्व एरिया होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे थोड़ा छूट मिलता है, थोड़ा सा हमें छूट मिलता है, वहाँ पे कुछ हद तक ग्रेजिंग वगैरह या पास्चरिंग वगैरह हो सकता है अपने सब्सिस्टेंस के लिए। वहाँ के लोकल जो कम्युनिटी हैं या ट्राइबल पीपल हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो ओपन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 तरह के हमारे होते हैं बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेड एरिया। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द रेनफॉल, तो रेनफॉल के बेसिस पे हम अलग अलग ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड इस तरह के जोन पे हम डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट को। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस हो गया, थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट एंड लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट, ये 5-6 तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं। अब इनके भी सब टाइप होते हैं। जैसे एवरग्रीन है तो वो हमारे कहाँ पे होता है, बेसिकली इक्वेटर वगैरह पे, जहाँ पे हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, लश ग्रीन वेजिटेशन होता है। तो वहाँ भी बात करें तो हमारा मॉइस्ट होता है एंड ड्राई होता है। अगर हम बात करें डेसिडियस का, इसमें पतझड़ का मौसम सुना होगा आपने, कुछ खास टाइम में पूरा एवरग्रीन रहता है, उसके बाद पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसमें भी हम बात करते हैं तो मॉइस्ट डेसिडियस होता है एंड ड्राई डेसिडियस होता है। अगर हम बात करें थॉर्न फॉरेस्ट का, वैसे फॉरेस्ट जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं के बराबर होता है, एकदम नोकीली हमारी होती है पत्ते वगैरह, वैसे पेड़, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। एक तो पानी खुद ही कम है और फिर भी पानी लॉस ज़्यादा होगा, तो हमारा जो पौधा है वो सर्वाइव कैसे करेगा, इसलिए वो हम बांटते हैं कि थॉर्न फॉरेस्ट। फिर माउंटेन फॉरेस्ट होता है एकदम माउंटेन इलाका में, जैसे हिमालयन रीजन्स में हो गया, अल्पाइन फॉरेस्ट हो गया, सब अल्पाइन फॉरेस्ट हो गया, अलग अलग। से हिमालय ऑलरेडी बहुत ही हाइट पे है, तो उस हाइट पे भी अलग अलग जोन पे अल्पाइन, सब अल्पाइन फॉरेस्ट हम करते हैं, जहाँ पे हमारा ठंड का प्रकोप ज़्यादा होता है, वो फॉरेस्ट होता है। प्लस लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट होता है, जैसे डेल्टाइक एरिया में मैंग्रोव्स हो गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे वाटर एरिया को कंजर्व करके रखते हैं। और ये देखा गया कि सुनामीज वगैरह में ये मैंग्रोव जो है ना कि एक शॉक एब्जर्वर, वो जो वेव आता है ना टाइड, उसके शॉक को एब्जर्व कर लेते हैं, ऐसा इसमें दिया गया। तो इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन डेंसिटी, 3rd टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का, तो बेस्ड ऑन डेंसिटी कि वो कितना घना है पेड़ हमारा, उसमें 5 तरीके से हम बांटते हैं। उसमें पहला होता है हमारा VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर होता है OF होता है जो कि हमारा ओपन फॉरेस्ट होता है, फिर होता है एक स्क्रब्स वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, और हमारा फिर होता है नॉन फॉरेस्ट होता है। तो इनके क्लासिफिकेशन में देखें ना, तो VDF वो होता है जहाँ पे जो हमारा ट्री कवर है ना, जो कैनोपी का डेंसिटी है ना कैनोपी का, वो 70% से ज़्यादा अगर है तो उसको हम बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। इन्हीं में से देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे बिहार में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं, हम देखेंगे वो। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गया, जहाँ की हमारा ट्री कवर जो डेंसिटी जो है ना कैनोपी डेंसिटी, वो 40 से 70% होता है। अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 10 से 40% होता है, और अगर छोटे छोटे पौधों की बात करें स्क्रब की, वो तो लेस देन 10% होता है। और नॉन फॉरेस्ट हमारा डेफिनेटली वो होता है जो खुला इलाका में, इसको हम काउंट नहीं करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बेसिकली सेंट्रलाइज नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन द कैनोपी डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ये तो बात हो गया हमारे एक मेजर इवेंट का कि चलो फॉरेस्ट होता क्या है, कैसे, ये हमारे नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे बिहार में कैसे कैसे पेड़ पौधे होते हैं बेस्ड ऑन दिस वन। तो देखिए
ये जो बिहार है ना हमारा पूरा, हमने पीछे में देखा था पिछले वीडियो में कि 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा आप नहीं आप देखना, 24 डिग्री समथिंग मिनट एंड 27 डिग्री समथिंग मिनट पे होता है। तो 24 से 27 डिग्री के बीच में है। तो ये हमारा किस जोन में आ गया? ये हमारा सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कहाँ से कहाँ होता है? 0 से 23.5 एंड 0 से 23 पॉइंट नीचे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक। तो ये जो है ना हमारा इसके ऊपर है, यानी कि हमारा सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया। प्लस यहाँ जो हमारा जो मानसून है, यहाँ जो हमारा एक मौसम होता है, बेसिकली पानी जो होता है वो हमारा होता है साउथ वेस्ट मानसून से। और हमें पता है कि जो मानसून होता है वो सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए रहता है। इसका मतलब है कि बाकी के महीनों में पानी अवेलेबिलिटी नहीं रहता है उतना। और साथ ही साथ साउथ बिहार की बात करें तो साउथ बिहार में हमारा रेनफील्ड रिवर है, और अगर नॉर्थ बिहार की बात करें तो पेरिनियल रिवर्स है। तो जब मानसून चला जाता है तो उसके बाद भी कुछ हद तक लेस डेंसिटी हमारा रहता है। वो क्या क्या फैक्टर होते हैं वो होता है। तो बेसिकली बिहार की बात करें तो बिहार में जो हमारा जो वेजिटेशन कवर है ना वो ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप है, ठीक है ना, वो हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप है। लेकिन अब डेसिडियस में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस, एक होता है ड्राई डेसिडियस। अब देखिए ये कहाँ कहाँ होता है, बेसिकली ध्यान रखिएगा। नॉर्दर्न बिहार का जो नॉर्दर्न एक तराई बेल्ट जाता है ना, यहाँ पे होता है मॉइस्ट डेसिडियस। क्यों होता है मॉइस्ट डेसिडियस? क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ हमारा रेनफॉल जो है ना, जो हमारे तराई बेल्ट पे जो नदियाँ सालों भर बहती हैं, उसके कारण एक पानी का हमारा रेगुलर अवेलेबिलिटी रहता है पौधों या पेड़ों के पास, और एक ह्यूमिड क्लाइमेट भी रहता है, जिस कारण से वाटर लॉस उतना ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे इसलिए मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है ये वाले बेल्ट में। लेकिन इस पूरे में से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? वो होता है हमारा वेस्ट चंपारण में। अगर हम, ये तो हो गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो हमारा साउथ बिहार का जो साउदर्न बेल्ट है ना, हिली एरिया, जो छोटानागपुर, प्लेटू और विंध्यन, ये हो गया कैमूर रोहतास हमारा विंध्यन का एक्सटेंशन हो गया। और यहाँ से औरंगाबाद से लेकर बांका जमुई तक ये हमारा छोटानागपुर का एक्सटेंशन हो गया। तो ये जो हिली एरिया है ना, यहाँ पे हमको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। ये 2 मेजर फॉरेस्ट हैं, याद रखिएगा। और बाकी जो प्लेन का इलाका है ना बिहार का, वहाँ पे हमको उतना ज़्यादा पेड़ मिलता ही नहीं है, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत ही न के बराबर। तो अगर ये तो हमारा मोटा मोटी ये बात हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं बेसिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा सबसे पहले तो पूछ देगा कि हमारा जो ट्रॉपिकल बिहार का जो हमारा जो वेजिटेशन है वो कैसा है, फॉरेस्ट कैसा है? तो वो कैसा है? डेसिडियस फॉरेस्ट है। उसमें से अगर डीप में जाएगा और तो क्या पूछ सकता है कि हमारा नॉर्थ बिहार में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर बोलेगा साउथ बिहार में क्या, तो साउदर्न हिली पोर्शन ऑफ बिहार में क्या मिलता है? वो मिलता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर है? अब देखिए, अगर रेनफॉल से पूछेगा तो चूंकि मॉइस्ट डेसिडियस, जहाँ भी रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे हमारा होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो एरिया में देखो आप कौन कौन सा है। सोमेश्वर रेंज, ये वाला सोमेश्वर रेंज हो गया। दून हिल्स हो, जैसे रामनगर दून हो गया है ना, और हरा वैली हो गया, वो पोर्शन हो गया। प्लस तराई का एक बेल्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ये वाला हो गया। और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि मानसून में नॉर्थ वेस्ट वगैरह देखे होंगे, यहाँ से प्री मानसून विंड चलता है, बारिश करता है, और मानसून में तो वो बारिश होता ही होता है। तो ये वाला पोर्शन हो गया। पेड़ की बात करें तो यहाँ साल हो गया, शीशम हो गया, सीमल हो गया, खैर हो गया, ये सब मिलता है। साल बहुत इंपॉर्टेंट है। साल जो है ना वो ओवरऑल पूरे बिहार में मिलता है। यहाँ पे बात करेंगे तो मॉइस्ट डेसिडियस साल फॉरेस्ट मिलता है, और अगर साउथ बिहार में बात करेंगे तो ये ड्राई डेसिडियस साल फॉरेस्ट मिलता है। ये हमारा बात हो गया किसके बारे में? ये बिहार का एक्चुअली वेजिटेशन कवर है कैसा, ठीक है। अब अगर हम बात करें बारीकी से साउथ बिहार का, तो यहाँ पे रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से कम होता है। कौन कौन से एरिया होता है? तो ये आपको कैमूर रोहतास से लेकर जमुई बांका तक। यहाँ पे देखो कैमूर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर कुछ एरिया साउदर्न पोर्शन वाला। तो ये आपका पोर्शन हो गया ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, याद रखिएगा। बीच में गंगा के मैदान में पेड़ न के बराबर है, न के बराबर। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो इनिशिएटिव है ना, वो इनिशिएटिव यही है कि हमारे पास रिसोर्स तो उतना है नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ पैटर्न अलग अलग होता है, 9 तरह के हमारे लैंड होते हैं। आपने अगर लैंड यूज हम देखेंगे आगे इकोनॉमिक सेक्शन में देखेंगे कैसे होता है, फैलो लैंड होता है, कल्टीवेटेड लैंड होता है, वेस्ट लैंड होता है, पास्चर लैंड होता है, अलग अलग लैंड होता है। तो जो कि ये प्लेन एरिया में हमारा तो है ही नहीं पेड़, है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने इसके स्टेप लिया है, जैसे कि हरा परिसर हो गया, फिर हरियाली मिशन हो गया, कैसे कैसे ट्री सैम्पलिंग, अर्बन सैम्पलिंग हो गया, अर्बन ट्री सैम्पलिंग योजना हो गया।
ये हो गया सरकार का। स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सारे इंसेंटिव है, ट्री सैपलिंग एरिया है, प्रोग्राम्स वगैरह है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। इसमें ट्री की बात करें तो यहाँ पे साल हो गया, शीशम हो गया, अमलतस हो गया, खैर हो गया, महुआ हो गया। ये आपको साउदर्न बिहार में मिलता है। ये हुआ हमारा वेजिटेशन की बात। अब इसमें हम थोड़ा सा लिंक करेंगे चीज़ों को। देखिए, ये जब हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं ना, तो फॉरेस्ट में पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है कि अगर जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं तो सरकार एक कमीशन बैठाता है। जैसे SC ST का मामला हो तो सरकार एक कमीशन बैठाती है, कुछ रिपोर्ट लाती है, उसका फिर रिकमेंडेशन होता है, इनैक्टमेंट होता है। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो सरकार आयोग बैठाता है, कुछ रिपोर्ट निकालता है, फिर इनैक्टमेंट होता है। वैसे ही फॉरेस्ट के लिए भी कुछ कमीशन बैठता है और कुछ रिपोर्ट्स निकलते हैं हर साल। तो उन्हीं में से एक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना पड़ता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, न सिर्फ इंडिया लेवल के लिए बल्कि बिहार के लेवल के लिए भी। वो जो रिपोर्ट है ना उसको बोलते हैं ISFR, याद रखिएगा। अब देखिए, ये ISFR क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ये इंडिया में और हर स्टेट में, 28 स्टेट्स में फॉरेस्ट का क्या हमारा कंडीशन है, फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, उसके बारे में हमको ये रिपोर्ट देता है। और ये हर 2 साल में एक बार निकलता है, हर 2 साल में एक बार। तो हमारा 2017 में निकला था, फिर 19 में निकला, उसका रिपोर्ट 20 में आया। अब हमारा जो रिपोर्ट 2022 में आएगा। इन 20-21 में क्या हुआ इसके बारे में डेटा हमारे पास लेटेस्ट आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास डेटा कौन सा है? वो है ISFR 2019 का डेटा है। अब इस डेटा का जो कुछ रिकमेंडेशन है वो हमको बहुत याद रखना होगा, या फिर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, इस ISFR रिपोर्ट के मुताबिक ये क्या है? तो ये आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ये 2 साल में एक बार निकलता है। कौन निकालता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर में आता है ये जो निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि रिपोर्ट निकालता है। अब इस रिपोर्ट के 2019 के मुताबिक जो बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है ना वो 7.76% है। क्या है? 7.76%। ये बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों कम है? देखिए, इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग इनैक्टमेंट एक लॉज लाया है, ठीक है ना, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग लॉज लाया है। वो लॉज में एक इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। ये 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, ये बोलता है कि जो किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का 33% जो जोग्राफिकल एरिया है ना, 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तब जाके वो इकोलॉजिकली एक स्टेबल कंट्री होगा, या उसको हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकली वो सस्टेनेबल कंट्री है हमारा फ्यूचर जनरेशंस के लिए, या फिर एक हमारा ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का एक बैलेंस बनेगा। 33%। इंडिया का एवरेज कितना है? तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो 24.56% है इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक। और बिहार का कितना है? नेशनल एवरेज से लगभग 3/3 है, 1/3 है, यानी कि 7.76% है लगभग। तो आप सोचिए कि 7.76% कितना ज़्यादा कम है। तो सरकार, बिहार गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि 2022 तक हम पूरे बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है ना वो 17% करना है। 2022 तक कितना करना है? 17% टारगेट है गवर्नमेंट का। अब इसी टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रहा है? सरकार का गोल क्या है? पहला तो 2022 तक 17% जोग्राफिकल एरिया को एकदम अचीव कर लेना है, ये सरकार का टारगेट है। कैसे करेगा इसको? तो इसने सहारा लिया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? तो 1988 में आया था। अब सोचिए, इसमें भी इसको भी बदलने का बहुत ज़्यादा बात चल रहा है। तो एक चीज़ याद रखिए, अभी जो करंट में जो फॉरेस्ट का जो हमारा जो भी लॉज या नियम है ना, वो सारे के सारे इसी लॉ के तहत गवर्न हो रहे हैं। अभी 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इसी लॉ के तहत गवर्न हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी अभी आया था हमारा, है ना, जो 34 साल के बाद रिवाइव हुआ है। 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गया, और हम 34 साल पहले की जो पॉलिसी थी ना उसको फॉलो कर रहे थे, तो वो एक बड़ा बदलाव आया। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हो गया, फिर और भी NGOs वगैरह ने काफ़ी रिकमेंड किया सरकार को, बोला कि भाई इस पुराने लॉ को अभी भी क्यों फॉलो कर रहे हो, इतना टाइम हो गया है, तो जब हर चीज़ में बदलाव आ सकता है तो इसको ही बदल दो ना भाई। तो हो सकता है कि 1-2 साल आने वाले हैं, 1-2 साल में आपको ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का जो है ना, ये बदल के 2020 या 2022 या कुछ भी हो, नया एक लॉ आ सकता है, मतलब अमेंडेड एक्ट आ सकता है। अब देखिए, ये जो हमारा 1988 का जो एक्ट, अब इसी के तहत हमारा सारा फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह गवर्न करता है। तो बिहार गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि इस फॉरेस्ट पॉलिसी में जो भी गाइडलाइंस दिया गया है ना,
उस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से और हमको 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अचीव करना है। लेकिन फ़िलहाल टारगेट क्या है कि 2022 तक 17% ऑफ जोग्राफिकल एरिया हमको कवर करना है फॉरेस्ट से। अब ये होगा कैसे? तो सरकार वो कर रही है दो चीज़ों से। पहला कर रहा है कि एफॉरेस्टेशन हो गया एंड दूसरा हो गया लैंड यूज डाइवर्सिफिकेशन। कैसे हम एफॉरेस्टेशन करेंगे? तो इसी एफॉरेस्टेशन करने के लिए सरकार अलग अलग स्कीम ला रहा है। चूँकि लैंड हमारा लिमिटेड है, अगर हम पूरे बात करें बिहार का, तो बिहार का जो लैंड है ना वो लिमिटेड है और पॉपुलेशन इससे लगभग 3 से ज़्यादा 3 to 4 टाइम्स इस पर्टिकुलर लैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। लैंड यूज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है हमारा एग्रीकल्चरल रीजन्स के लिए, कंजप्शंस के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। तो ऑलरेडी हम कैसे करेंगे उसको? क्योंकि जो हमारा कल्टिवेटेड लैंड है उसको कन्वर्ट करेंगे फॉरेस्टेशन में तो हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हम वो कैसे करेंगे? एक तो खुद इतना प्रेशर डेंसिटी हाई है, 1102 हमारा डेंसिटी ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सरकार अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गया, कहीं पार्क्स बना रही है या फिर जहाँ भी आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह है वहाँ पे हरा परिसर के तहत वहाँ ट्री सैम्पलिंग वगैरह कर रही है। प्लस में हरियाली मिशन के तहत जहाँ भी वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है और जहाँ हमको पॉसिबल है ओवरसाइड एरियाज़ पे या फिर हमारा एम्बैंकमेंट एरियाज़ पे और रोड साइड एरियाज़ पे हाईवेज़ के लॉन्ग में जहाँ हो सकता है वहाँ सरकार कर रही है। ये हमारा हो गया। तो ये चीज़ें ये सरकार का एक तो ये हो गया। अब इसमें हमारी बात आती है कि ये ISFR जो 2019 का जो रिपोर्ट था ना, ये रिपोर्ट में बिहार के लिए काम के कौन कौन से डेटा हैं जो कि हमको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस रिपोर्ट का डेटा हम देखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो इन्वायरमेंट के लिए सरकार ने लाया है। साथ ही साथ हमारे संविधान में कौन कौन से एक्ट दिए हैं वो हम देखते हैं और साथ ही साथ बिहार में कौन कौन से स्कीम्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हमें दिखाई है। तो अब हम इसको लिंक करते हैं, केवल फॉरेस्ट को केवल पढ़ना नहीं, इसको लिंक करेंगे मल्टी टॉपिक से। इसको हम लॉ से हम रिलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर रहे हैं, इसको स्कीम से लिंक कर रहे हैं, करंट इशू से लिंक करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वहाँ भी कुछ टारगेट दिया गया पूरे कंट्री को अचीव करने के लिए क्या हमारा फॉरेस्ट कवर होगा, इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो उस SDG गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बिहार कैसे फुलफिल कर रहा है वो चीज़ें होती हैं। UNFCCC की बैठक होती है, एजेंडा 21 हो गया जिसमें कि ग्लोबल लीडर्स मिलते हैं इन्वायरमेंट के लिए, कैसे हम ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टेप्स की बात करें, डिफरेंट लॉज की बात करें तो एग्जाम में कई बार सीधा ये लॉ पूछ लेते हैं कब निकला हुआ है, क्योंकि हर एक लॉ को अगर डिटेल में जाएंगे देखिए कि वीडियो देना पड़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखिए कैसे कैसे कौन कौन से इन्वायरमेंट के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के लिए हमारे सरकार ने लॉ लाया है। तो हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। एक हमारा एक सीरियस कंसर्न या फिर सीरियस स्टेप था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद बात करें तो ये हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया था। ठीक है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसके पहले हमारा एक चीज़ और आया था कि एक 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बैठा था। वो जो है वो रिकमेंडेशन दिया था 1976 में। ठीक है, वो एक रिकमेंडेशन दिया था 1976 में जिसके तहत हमारा सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है उसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इसी बीच में याद रखिएगा 1970 में गठन हुआ था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर और उसने 1976 में एक रिपोर्ट अपना रिकमेंडेशन सौंपा था और तब जाके जो हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 जो हुआ था ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें ये इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारा फॉरेस्ट के बारे में। और उसमें क्या किया गया था कि फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से हटाकर वो कहाँ किया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में। कहाँ किया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब स्केड्यूल अगर आपने पढ़ा होगा तो 12 स्केड्यूल है, तो 7th स्केड्यूल जो है वो हमारा लिस्ट के बारे में कहता है। जैसे कि हमारा यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो हमारा स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया फॉरेस्ट को। कब किया गया था वो, तो 42nd अमेंडमेंट 1976, और ये किया गया था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशंस पे। और तब जाके और साथ ही साथ इसी में क्या किया गया था, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में रिकमेंड किया गया था कि सरकार जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री को इम्प्लीमेंट करे। सिर्फ सरकार का जिम्मा नहीं है कि ये फॉरेस्ट को बचाए, या फिर वो अकेले कर भी नहीं सकती है, लोगों को पार्टिसिपेशन करना होगा, इसलिए सोशल फॉरेस्ट्री लाया गया था। और तब जाके इंडिया में 1980 में सोशल फॉरेस्ट्री की स्टार्ट हुई थी। याद रखिएगा 1980 में इंडिया में सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुआ था। ये हो गया हमारा उसके बारे में। प्लस उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, फिर हमारा एक लैंडमार्क नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया था, फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आया था।
कि जो फॉरेस्ट के आसपास लोकल ट्राइबल पीपल रहते हैं ना, वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए कितने हद तक कौन से फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक्सेसिव कटिंग ना हो और उनके सर्वाइवल पे भी असर ना पड़े। तो एक फॉरेस्ट राइट्स पे यानी कि माने फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे किनका हक होगा, कितना ज़्यादा हक होगा, कहाँ तक होगा, वो हमने सारा कुछ कवर किया था इस लॉ में। फिर अगर बात करें तो अगर इसमें कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट भी आया था जिसके तहत कुछ ऐसा बॉडी नहीं था जिसकी अगर फॉरेस्ट कहीं अगर नुकसान होता है या फिर फॉरेस्ट के लॉ का वायलेशन होता है तो कोई ऐसा बॉडी नहीं था जो कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो उसके लिए हमने 2010 में हमने क्या किया, एक एक्ट लाया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। उसके तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इनैक्टमेंट हुआ था और दुनिया में पहला ऐसा कंट्री इंडिया है, दुनिया में पहला ऐसा कंट्री जिसने फॉरेस्ट लॉज के लिए एक ट्रिब्यूनल ही बैठा दिया। ट्रिब्यूनल एक तरह से जस्टिस रिटायर्ड जजेस का बेंच ही होता है जो कि इनको भी काफ़ी ज़्यादा पावर होता है नेशनल लॉ, मतलब उनकी ऑर्डर को आप जल्दी चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो उनके तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट किया हमने, ठीक है। तो ये सब एक्ट हो गया। प्लस अगर प्रोविजंस की बात करें तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये हमारा एक्ट आया था जिसके तहत स्टेट लिस्ट से हम कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए फॉरेस्ट को, यानी कि स्टेट भी लॉ बना सकती है फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ के लिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा मान्य होगा वो लॉ। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो आर्टिकल 51 जो है ना वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है। तो आर्टिकल 51AG के तहत ये हमको बोला गया है कि ये सिटीजन का नॉर्मल जो मैन है ना उनका ये एक जिम्मेवारी बनता है कि वो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करें, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करें। तो ये देखो हमारा संविधान भी हमको ये कहता है इसके बारे में। अगर हम DPSP की बात करें तो आर्टिकल 48A जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जिम्मेवारी है कि वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करे, उसके लिए वो लॉ लाए या कुछ और स्टेप ले, स्कीम्स लाए, पॉलिसीज लाए, लेकिन वो करे। तो DPSP कनेक्शन देख लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लिया, अमेंडमेंट एक्ट देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से देख लिया, एनैक्टमेंट एक्ट देख लिया, प्लस एक हमने स्टैट्यूटरी बॉडी भी एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है सिर्फ फॉरेस्ट के लिए जो कि इन्वायरमेंट के वायलेशन को सिर्फ वही हमारा देखेगा ये बॉडी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दुनिया में पहला ऐसा कंट्री इंडिया है जिसने फर्स्ट टाइम ये एस्टेब्लिशमेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हो गया जो हमको हमारे संविधान ने स्टार्टिंग में ही बताया है कि भैया जिम्मेवारी हमारी क्या है और सरकार की जिम्मेवारी क्या है, ठीक है। तो ये देखो हम लिंक कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस ISFR का फाइंडिंग क्या क्या है। ISFR है ना, उसका फाइंडिंग क्या क्या है। देखिए ये रिपोर्ट के मुताबिक ये बोलता है कि बिहार जो है एक फॉरेस्ट डिफिशिएंट स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे कितना है फॉरेस्ट कवर 7.76%, बहुत ही कम है। तो एक बिहार फॉरेस्ट डिफिशिएंट स्टेट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार फॉरेस्ट डिफिशिएंट है कि फॉरेस्ट सरप्लस है, तो सरप्लस दूर दूर की बात है, वो तो होगा नहीं। तो बिहार क्या है, फॉरेस्ट डिफिशिएंट, यानी कि फॉरेस्ट की कमी है। ये हो गया 7.76। लेकिन अगर हम बात करें 2019 की रिपोर्ट, 2017 के मुताबिक कुछ बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, बहुत ही मार्जिनल, वो बढ़ा है 6.99 स्क्वायर किलोमीटर। 2017 के मुताबिक 2019 में इन 2 सालों में 6.99 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया हमारा बढ़ा है बिहार का, ठीक है। और एक्चुअली है कितना, तो 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा बिहार का फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 है। फिर कहता है कि बिहार की जो मेन रिवर क्या है, इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जो मेन रिवर वो कौन है, गंगा है। ना कि हमारा ऊपर की नदियाँ या फिर ना कि नीचे की नदियाँ, बल्कि सेंट्रल रिवर गंगा जो है ना वो हमारी मेन नदी है। फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक कहता है कि साल जो है ना, साल ट्री वो पूरे थ्रू आउट बिहार मिलता है। तो चलिए जो हमारा साल फॉरेस्ट है ना, साल फॉरेस्ट पूरे बिहार में साल फॉरेस्ट मिलता है, लेकिन जो नॉर्थ बिहार का जो अपर बेल्ट है वहाँ पे हमको मिलता है, क्या मिलता है, मॉइस्ट साल फॉरेस्ट। एंड अगर साउथ बिहार में बात करेंगे तो ड्राई डेसिडियस साल फॉरेस्ट मिलता है। यानी कि मिलता तो सारे जगह है, लेकिन नॉर्दर्न बिहार में मॉइस्ट मिलता है और साउदर्न बिहार में ड्राई मिलता है। याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि थ्रू आउट द बिहार मिलता है, वो है हमारा साल। याद रखिएगा साल, और वही इस रिपोर्ट का फाइंडिंग है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो RFA होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होगा। देखिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना 1980 का, उसमें जो है उन्होंने बताया था कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होगा, अलग अलग टर्म्स दिया था। उसी में से ये हमारा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अगर इस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, हम इसका डिटेल्स तो 6877 यानी कि 6877 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बिहार में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है।
इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो वो है 7.30% ऑफ टोटल एरिया। ये जो है हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है बिहार में। ये डेटा आपको याद रखना होगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? वो ऐसा एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट में लीगली नोटिफाई किया हुआ है एक फॉरेस्ट एरिया के तहत। उसमें आता है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। ये दोनों कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो कि गवर्नमेंट के पास लीगल डेटा है, लीगल रिकॉर्डेड डेटा है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व फॉरेस्ट का, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है ना बिहार में वो है 10.08%। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अगर हम बात करें तो 89.9%। सबसे ज़्यादा बिहार में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। वो क्या होता है? ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के जो लोकल डिपेंडेंट लोग हैं, वो कुछ हद तक कैटल रियरिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, माइनर प्रोड्यूस पे वो कुछ ले सकते हैं अपने सब्सिस्टेंस के लिए, कुछ वहाँ प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होता है, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट में होता है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट अगर हम बात करें तो वो 0.01% है। इसके बाद ये रिपोर्ट के मुताबिक कहता है कि जो ट्री कवर है वो 2003 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ट्री कवर है। बिहार में ट्री कवर 2003 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि PA यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये ऐसा होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए हम कुछ एरिया को डिमार्केट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बाकी जगहों से। तो ये हमारा जो बोलता है कि ये क्या है, तो 3.44% ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। इसमें आता है हमारा वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क। तो बिहार में एक नेशनल पार्क है प्लस 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, याद रखिएगा। इस ISFR 2019 के मुताबिक बिहार में एक नेशनल पार्क है, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और टोटल अगर हम बात करें तो इस PAN यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का वो है हमारा 3.44% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें कहता है कि जो ट्री है ना, मेजर ट्री स्पेसिस बिहार में, तो वो रूरल बिहार में क्या है और अर्बन बिहार में क्या है। तो रूरल बिहार में सबसे ज़्यादा जो पेड़ मिलता है वो है मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि आम। आम जो है वो पूरे रूरल बिहार में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली पेड़ है, याद रखिएगा। और अर्बन में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली पेड़ कौन सी है? लीची, लीची सेनेसिस। ये जो है वो अर्बन बिहार में सबसे ज़्यादा लगाने वाली पेड़ है, याद रखिएगा ये डेटा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है। देखिए, एक तो हमारा फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है बिहार में, अगर है भी तो वो कहाँ है? नॉर्थ बिहार में बात करेंगे तो हमारा वेस्ट चंपारण, हाईली मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये जो 5 कैटेगरी है ना फॉरेस्ट का, बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ कैनोपी, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ना वो हमारा कहाँ पे है? तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा हमारा डेंस फॉरेस्ट मिलता है, याद रखिएगा, पूरे बिहार में। ठीक है। इसके बाद वही कह रहा है कि यहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। देखिए लार्जेस्ट, अब इसमें समझिएगा बात को, ये वन ऑफ द कैटेगरी में से एक पॉइंट है केवल। वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? तो वो कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। लेकिन इन 5 को मिला देंगे तो हमारा ओवरऑल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो है हमारा कैमूर। कैमूर कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है? स्मॉलेस्ट वो कहाँ पे है? तो वो है आपको जहानाबाद, यहाँ पे साउथ बिहार में, जस्ट गंगा ये पटना के नीचे। ठीक है, जहानाबाद। ये हो गया आपको इंपॉर्टेंट डेटा, याद रखिएगा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है बिहार में? तो वो है कैमूर। स्मॉलेस्ट कहाँ है? वो है जहानाबाद। लेकिन अगर पूछता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो वो कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। याद रखिएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण। अगर एक होता है फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और एक होता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो है कैमूर। ये जो कैमूर है ना, एक तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ है, वो है फॉरेस्ट कहाँ है, वो है हमारा कैमूर। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट कहाँ है, तो वो कहाँ है? वो है हमारा कैमूर। तो ये डेटा आपको याद रखना होगा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग VDF, ऐसे टॉप के डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो डेफिनेटली हमारा कौन सा हो जाएगा? वेस्ट चंपारण, तो हमको पता ही है ये वाला, प्लस मुंगेर, जमुई और लखीसराय। यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट मिले हैं, लेकिन बाकी फॉरेस्ट बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए ये टॉप नहीं किए। टॉप हमारा कौन किया है? कैमूर किया है। तो ये डेटा हो गया पूरा आपको ISFR का, यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का जो आया है, जो हमारे बिहार से जुड़ा हुआ काम का डेटा है। इस तरीके से हमने इस फॉरेस्ट को पूरा कवर किया कि बिहार में मेनली फॉरेस्ट है कैसा, और उनसे जुड़ा हुआ हमारे लॉ कौन कौन से हैं, उनसे जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं,
उनसे जुड़ा हुआ ISFR रिपोर्ट में क्या क्या बिहार से जुड़ा हुआ है वो हमने देखा। साथ ही साथ बिहार में कौन कौन से स्कीम हैं वो बिहार गवर्नमेंट ने किया है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि बिहार गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, क्योंकि 7.76% फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है, इंडिया के एवरेज से भी कम है, और रीच कहाँ जाना है 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। लेकिन फिलहाल टारगेट क्या है 17% तो अचीव कर लें 2022 तक। ठीक है, इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के गाइडलाइंस को, और उसके बाद नए नए स्कीम्स ला रहे हैं वो बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन ऑफ बिहार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन चारों के बारे में कि बिहार में वाइल्ड लाइफ कैसा है। जो 12 वाइल्ड लाइफ है ना, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वाइल्ड लाइफ है। नेशनल पार्क जैसे वाल्मीकि है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, उसमें क्या क्या कौन नदी पे है, कहाँ पे है, क्या क्या फीचर्स हैं वो हो गया। प्लस वेटलैंड्स की बात करेंगे, गोगाबिल हो गया, फिर कवर लेक हो गया, अलग अलग लेक्स वगैरह हो गया, तो कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, कोई रामसार साइट में गया है क्या, नहीं गया है क्या, वो हम देखेंगे। प्लस बायोडाइवर्सिटी के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट उतना है नहीं क्योंकि नेशनल पार्क ही बहुत कम है, तो वहाँ पे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी जो है वो हम देखेंगे। तो इन चारों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे फॉरेस्ट को और वेजिटेशन को हमने कैसे कनेक्ट किया है, ना सिर्फ इंडिया लेवल पे बल्कि बिहार लेवल पे, ना सिर्फ एक डायमेंशन से बल्कि मल्टी डायमेंशन से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट हो तो पूछेगा, मैं ट्राई करूँगा उसको कमेंट में आंसर देने का। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।